हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फाइनली वो वीडियो आ गया है जिसका आप काफ़ी दिनों से वेट करते। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करके पूछा था, भैया जापान जाना वीज़ा कैसे अप्लाई करें। तो फाइनली वो वीडियो आ गया है गाइस, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप जापान जाना चाहते हो तो टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वीडियो जो है टूरिस्ट वीज़ा के लिए होने वाली है। अगर आप किसी और वीज़ा के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो सॉरी, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप जापान जाना चाहते हैं घूमने के लिए तो परफेक्ट वीडियो पे आपने क्लिक किया है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जापान अभी टूरिस्ट वीज़ा ई वीज़ा की फॉर्म में दे रहा है इंडियंस को, और रिसेंटली ये सर्विस स्टार्ट हुई है। बट ऐसा नहीं है कि उसका प्रोसेस चेंज हो गया है। अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है जो पहले स्टिकर वीज़ा अप्लाई करने का था। तो स्टिकर वीज़ा आपको जापान देता है घूमने के लिए 30 डेज़ की वैलिडिटी के साथ। कई बार ज़्यादा भी मिल जाता है, पर मोस्टली अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करो तो 30 डेज़ में 14 डेज़ का आपको स्टे पीरियड देता है जापान, और 14 दिन जापान घूमने के लिए काफ़ी हैं। और आपको ये वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर हैं, वो सारे मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अगर आपके पास आपकी नोटबुक है तो आप पेन उठा के अपने डॉक्यूमेंट्स को नोट कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं अपने ई वीज़ा के लिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट की कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी बची होनी चाहिए, और साथ में आपको एक फ़ोटो प्रिपेयर करनी है। और इसके साथ आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के अंदर अगर बैलेंस की बात करें तो एटलीस्ट पर पर्सन 1-1.5 लाख रुपया उसके अंदर होना चाहिए, अगर आप जापान घूमना चाहते हैं 8-9 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अगर आप दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको शो करना होगा कि आप इंडिया के अंदर क्या काम कर रहे हैं। आप एम्प्लॉयर हैं या फिर एम्प्लॉयड हैं, मीन्स आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी आपका बिजनेस या फिर आपका काम धंधा जो इंडिया के अंदर है वो किस तरीके का है। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो उस केस में आपको सैलरी स्लिप और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। अगर आप बिजनेस मैन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और साथ में अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दे सकते हो, जिसके अंदर एटलीस्ट मैंने जैसे बैलेंस बताया 1-1.5 लाख रुपया होना चाहिए पर पर्सन। अगर आप अप्लाई कर रहे हो फैमिली के साथ, आप पर पर्सन देख लेना कितने लोग हैं, आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हो तो एटलीस्ट पर पर्सन 1-1.5 लाख की एवरेज निकलनी चाहिए आपके अकाउंट बैलेंस के अंदर। साथ में आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हो अपने फिक्स डिपॉजिट्स भी, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जरूरी नहीं आपके लिक्विड फंड्स के अंदर 1-1.5 लाख होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है तो आपके पास 5 लाख हो सकता है कि आपके एफडी के अंदर पड़े हों। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कवर लेटर। जो जापान है वो आपका कवर लेटर देखता है, बाद में आपकी बैंक स्टेटमेंट देखता है। आपका जो कवर लेटर है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे वीज़ा ऑफिसर को लगे कि हाँ, आप सच में वहाँ पे घूमना चाहते हैं। आपको क्लियर करना होता है कि आप वहाँ पे आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और वो कवर लेटर ही रिप्रेजेंट करता है कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। इसके साथ आपके पास एक आइटनरी होनी चाहिए। आप जितने भी दिन वहाँ पे घूमना चाहते हैं उसकी एक डिटेल्ड आइटनरी होनी चाहिए। जो जापान जो वीज़ा है वो एक स्पेशल फॉर्मेट देता है, उसी के अंदर आपका जो आइटनरी है वो होना चाहिए। वो फॉर्मेट भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वेबसाइट पे जाके सभी फॉर्मेट्स डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। और किस तरीके का फॉर्मेट आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, इस तरीके की आपकी आइटनरी होनी चाहिए। और आइटनरी का आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरी दूसरे वाले वीडियो देख लेना, वहाँ से आइडिया लग जाएगा अगर आप जापान जा रहे हो तो कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जापान की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे और वीएफएस की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट पे डाउनलोड करोगे तो भी आपको सेम चीज़ें ही मिलेंगी। ओके, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ़्लाइट टिकट्स की। कई बार दिमाग में आता है कि हमें वीज़ा अप्लाई करना तो क्या हमें ओरिजिनल फ़्लाइट टिकट्स लगानी पड़ेंगी, कंफर्म फ़्लाइट टिकट लगानी पड़ेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप डमी टिकट्स लगा सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है, 500-500 हज़ार रुपये में आपको डमी फ़्लाइट टिकट्स दे देती हैं, और वहाँ से आप अपनी डमी रिजर्वेशन करवा के आप लगा सकते हो। उसके साथ में आप होटल रिजर्वेशन भी लगा सकते हो। होटल रिजर्वेशन भी ज़रूरी नहीं है कि आप कंफर्म लगाएं, पेड लगाएं। वो भी आप booking.com या फिर अगोडा, जहाँ पे आप लाइक कैंसलेबल जो बुकिंग्स होती हैं वो लगा सकते हो, रिफंडेबल जो बुकिंग्स होती हैं वो लगा सकते हो। और कुछ booking.com पे ऐसी होटल्स भी होती हैं जिसके अंदर आपको कुछ पे नहीं करना होता है, पे एट प्रॉपर्टी करके आप वो वाली जो रिजर्वेशन यानी अनपेड जो रिजर्वेशन है होटल की वो लगा सकते हो। और ये कुछ नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं आपके जापान वीज़ा के लिए, और काफ़ी मिनिमम सी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक लास्ट डॉक्यूमेंट, आपको एक इंश्योरेंस भी चाहिए होता है। आप वहाँ पे जब ट्रैवल करते हो तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी आप ले लेना। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इजीली सबमिट करा सकते हो वीएफएस के ऑफिस पे। और ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए आपको वीएफएस ऑफिस जाना होता है। और हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना है। जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरीके से भरना है वो मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। आप उसके अंदर देख के अपने फॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी ईजी सा एक पेज का फॉर्म है काइंड ऑफ, आपको वो भरना है। और अभी देखो कैसे भरना है, और उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पे आओगे, आपको गूगल पे टाइप करना है वीएफएस ग्लोबल, और जैसे आप यहाँ पे आओगे आप एक वेबसाइट पे आ जाओगे जो कि वीएफएस ग्लोबल की है।
और यहाँ से अपना ओरिजिन सेलेक्ट करना, आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हो और किस कंट्री जाना है आपको वो सिलेक्ट करनी है। ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उसकी वेबसाइट पे। हम आ गए हैं जापान की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा मेन पेजेस पे। यहाँ पे आओगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, बिगिन योर एप्लीकेशन पे। और यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, आप यहाँ पे आ जाओगे। अभी आपसे पूछेगा कि आपका जो जुडिक्शन है वो कहाँ का है। आपको जो अप्लाई करना है मुंबई से करना है, न्यू दिल्ली से, कोलकाता से, चेन्नई से, बेंगलुरु से, आपके आसपास जो सबसे नज़दीक पड़ता है आप उससे अप्लाई कर सकते हो। और या फिर आप इनके कस्टमर केयर से कॉल करके भी पूछ सकते हो कि आपका जुडिक्शन कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेंशन भी है कि भाई ये वाले जो लोग हैं ये न्यू दिल्ली वाले जुडिक्शन में आते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं। इस पर क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इसमें। यहाँ पे आपको अपना वीज़ा टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे टूरिज़्म हमने सेलेक्ट किया तो नीचे आ गई सारी चीज़ें। ओवरव्यू को आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। वीज़ा फ़ीस की अगर बात करें, इंडियन के लिए 500 रुपये है और जो सर्विस चार्ज हैं वो मैंने बताया था 1500-1700 रुपये तक आपकी फ़ीस हो जाएगी अगर आप कोरियर वगैरह लेते हैं। अदरवाइज़ उनकी 700-800 रुपये फ़ीस है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे आइडिया है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी। आप इस पर क्लिक करोगे तो सारी जो मैंने चेक लिस्ट बताई है वो सभी यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो और जो भी आपके लिए सूटेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिक जो फ़ोटो की स्पेसिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन है। प्रोसेसिंग टाइम इन्होंने बता रखा है, इधर यहाँ पे नहीं बताया हुआ, बट मैं बता देता हूँ। मोस्टली टाइम पे ये 7 वर्किंग डेज़ में एक बार आपका जब पासपोर्ट है, जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है एम्बेसी को, तो 7 वर्किंग डेज़ लेके चलो। ओके, डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से आप डाउनलोड फॉर्म कर सकते हो। ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा इस वाले फॉर्म पे। और ये वाला फॉर्म बहुत सिंपल है, इसको आप आसानी से भर सकते हो। कैसे भरना है वो भी मैं बता देता हूँ। ये फॉर्म मैंने भर दिया है सैम्पल के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है। उसके बाद अगर बात करें, आपको नाम डालना है, सरनेम में अपना सरनेम डालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गलत लिख रखा है, यहाँ पे आपका जो भी सरनेम है कुमार वो डाल लेना। गिवन नेम जो भी आपका फर्स्ट नेम होता है वो डाल देना। फॉर एग्जांपल मोहित। पासपोर्ट में आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा होता है सरनेम गिवन नेम, वहाँ से देख के आप भर देना। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो वो डाल देना और प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है वो डाल देना। सेक्स अपना चूज़ कर लेना, मेल फीमेल जो भी आपका है, मैरिड हो सिंगल हो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनलिटी सिटीजनशिप की अगर बात करें तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और भी नेशनलिटी है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे आप गवर्नमेंट इशूड आईडी, अपनी आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हो। उसके बाद ये पासपोर्ट टाइप पूछ रहा है कौन सा, तो आप ऑर्डिनरी पे क्लिक कर देना। अगर आपका आधार है तो वो आप फिल कर सकते हैं। पासपोर्ट नंबर आपको डालना है, इशू कहाँ से हुआ है, एक्सपायरी डेट क्या है और इशू डेट क्या है, किस अथॉरिटी ने आपको पासपोर्ट इशू किया है, जैसे आरपीओ, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। ये सभी चीज़ें आपको ना आपके पासपोर्ट में मिल जाएंगी, आप सारी चीज़ें वहाँ से देख के भर सकते हो। उसके बाद इसने पूछा ये वाला आप छोड़ देना, सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी नंबर ये छोड़ देना। पर्पज़ ऑफ विजिट जापान, स्टेटस ऑफ रेजिडेंट, मतलब पर्पज़ ऑफ विजिट आपको एक्सप्लेन करना है। आपका टूरिज़्म होगा अगर आप वहाँ पे घूमने जा रहे हो तो। आप कितने दिन रहना चाहते हो, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, वो यहाँ पे मेंशन करना है। अराइवल डेट क्या है, जापान के अंदर कब आ रहे हो वो मेंशन करनी है। किस पोर्ट पे आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बोट से जा रहे हो या फिर एयरपोर्ट पे जा रहे हो, जो भी आपका पोर्ट ऑफ एंट्री वो डाल देना। एयरपोर्ट के केस में जैसे फॉर एग्जांपल नरीता एयरपोर्ट गए तो आप नरीता एयरपोर्ट डाल देना। XYZ कोई भी एयरपोर्ट का जो आपका नाम है वो डाल देना। नेम ऑफ शिप और एयरलाइन, जो आपका एयरलाइन का नंबर होता है वो आप डाल देना। आपकी जो डमी टिकट्स हैं, जो आपकी रिजर्वेशंस हैं, उनके ऊपर आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका जो होटल का नेम है वो डाल दो। आप अपने होटल का नाम डाल देना, जो भी आपने बुकिंग, सबसे पहली वाली जो आपकी बुकिंग है उसका नाम और एड्रेस डाल देना पूरा, उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देना बिल्कुल, और कॉन्टैक्ट नंबर भी उन्हीं का डाल देना। उसके बाद इसने पूछा डेट एंड ड्यूरेशन प्रीवियस स्टे, अगर आप पहले जापान गए हुए हो तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि भाई कितने दिन रुके थे और कब कब एंट्री हुई थी। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद ये पूछेगा करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, आपके पासपोर्ट में जो एड्रेस है वही वाला एड्रेस यहाँ पे डालना है, कोई करंट एड्रेस मत डालना, अदरवाइज़ और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ जाएंगे। पासपोर्ट का जो एड्रेस है वो डाल देना और एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना और एड्रेस वगैरह डाल देना। उसके बाद ये आपके प्रोफेशन के बारे में पूछेगा, आप बिज़नेस करते हो या एम्प्लॉयड हो वो आप यहाँ पर डाल देना। बिज़नेस करते हो तो आप यहाँ पे बिज़नेस लिख सकते हो, ठीक है, प्रोप्राइटर हो, जो भी है आप अपना एक्सप्लेन कर देना यहाँ पे। और अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आप डाल देना कि आप एम्प्लॉयड हो, किस पोजीशन पे हो और किसने एम्प्लॉय कर रखा वो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप टीचर हो तो यहाँ पे अपने स्कूल का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डाल देना। अगर आपके पास बिज़नेस है तो आप बिज़नेस लिख देना, अपनी कंपनी का नाम लिख देना है, प्रोप्राइटरशिप या फिर फर्म का नाम लिख देना, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लिख देना, सिंपल सा है।
उसके बाद हम आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसने पूछ रखा है अगर आप माइनर के केस में इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप उसके पेरेंट्स हो सकते हो, तो आप अपनी डिटेल यहाँ पे डालोगे। अगर आप अपने लिए फॉर्म भर रहे हो तो ये एप्लीकेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे एन ए लिख सकते हो, खाली भी छोड़ सकते हो, आई थिंक हाँ छोड़ सकते हो, बट एन ए लिख देना, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद ये पूछ रहा है गारंटर। गारंटर आपको कोई वहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेटर से बुला रहा है या फिर कोई बिजनेस या फिर कोई कंपनी की अपॉर्चुनिटी आपके पास है और उसके बेसिस पे आप जा रहे हो तो उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हो और आप खुद से जा रहे हो तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देना और मूव कर जाना नीचे। उसके बाद सेम वही, अगर कोई इनवाइट कर रहा है उस केस में भी सेम, अगर एप्लीकेबल है तो आप लिख देना कि आपको कौन इनवाइट कर रहा है, अदरवाइज़ एन ए लिख देना। उसके बाद आप आ जाना नीचे। नीचे आने के बाद आप इनमें से किसी पे भी यस क्लिक करते हो। अगर आप इनमें से किसी भी में आप लाइक करते हो तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों लाइक करते हो, ठीक है। इसने जैसे कॉमन क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई आपने कोई क्राइम किया है या फिर कोई आपको जेल वेल हुई है या फिर किसी तरह की ड्रग ट्रैफिकिंग है, मतलब क्वेश्चन हैं, आप पढ़ लेना। अगर आप किसी में लाइक करते हो तो यस कर देना। और हाँ, जब आपने यस कर दिया तो आपका फॉर श्योर ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप अच्छे बंदे हो तो यही आपके ये सभी नो होंगे और आपको वीज़ा आसानी से मिलेगा। ये करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपना डेट डालना है, जिस भी डेट को आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, सिग्नेचर करना है। इतना सिंपल सा फॉर्म है जापान का, और ये बस आपको करके और आपकी जो भी एप्लीकेशन है ना उसके साथ आपको सबमिट करना है। जैसे भी आप इसको सबमिट करोगे आपका 7 से 8 दिन में, मोस्टली केसेस में 7 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर वीज़ा का रिस्पांस आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये जो चेक लिस्ट है इसमें से आप अपनी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। वैलिड पासपोर्ट, ठीक है, आपके जो पासपोर्ट है उसका बायोडाटा और लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी फ़ोटोकॉपी, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट वो, यानी जितने भी आपके पासपोर्ट हैं, अगर पहले भी कोई पासपोर्ट है जिस पे आपने ट्रैवल किया है या फिर आपने ट्रैवल नहीं भी किया है और आपके पास 2 पासपोर्ट हैं तो आप दोनों के फर्स्ट और लास्ट पेज की फ़ोटोस्टेट कॉपी ज़रूर लगा देना। साथ में अगर बात करें फ़ोटोग्राफ, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ, गुड क्वालिटी। कवर लेटर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक सैम्पल बना के, आप वहाँ से देख के और रिक्वायर जो भी आपको सफिशिएंट चेंजेस लगे वो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिज़नेस के केस में आप बिज़नेस वाले अपने कुछ चेंजेस करके उसको यूज़ कर सकते हो। और दूसरा डॉक्यूमेंट्स ऑफ फ़्लाइट क्रूज़ और शेड्यूल, मतलब वही फ़्लाइट टिकट, डमी टिकट आप लगा सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है, आराम से आपको मिल जाएंगी, कहीं से भी आप बाय करके लगा सकते हो। डजन मैटर कि वो महंगी है सस्ती है, मतलब एक्टिव होनी चाहिए वो, यानी रियल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि घर पे बना के लगा रहे हो। उसके बाद अगर बात करें आइटनरी की, जैसे मैंने बताया एक फॉर्मेट है जापान का, उसके अंदर आपको अपनी आइटनरी लिखनी है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दूंगा, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ मिल जाएंगी और उसी के अंदर आपको भरना है। बाकी एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा इसके बाद। और जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न है, इन्होंने वैसे लेटेस्ट मांगे हैं, बट आप वैसे तो लेटेस्ट ही देनी चाहिए, अगर मांगे तो लेटेस्ट आप दे देना। आपकी 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, जितने लाख की भी आप लगा देना। इसमें 2 भी लगा सकते हो अगर आप अपना केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। वैसे जापान बड़ा सीधा साधा सा है, जो मांगा वही देना, तो 1 ही साल की इनफ है। उसके बाद स्टूडेंट के केस में ये अदर हैं और ये ज़रूरत है नहीं। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो सेम डॉक्यूमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने हैं और साथ में एक स्पॉन्सर्ड लेटर लगाना आपको, ठीक है। और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लगाना, मम्मी पापा है क्या, मम्मी पापा के केस में तो मोस्टली लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वाइफ वगैरह केस में लगाने की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है गाइज, आपको फॉर्मेट और दिखा देता हूँ। ये जापान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जो आइटनरी है वो आइटनरी का फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। आपको VFS की वेबसाइट पे मिल जाएगा, बट मैंने डायरेक्ट यहीं से दिखा दिया। ये कुछ फॉर्मेट होता है गाइज, इसके अंदर आपको ना हर एक दिन की डिटेल्स फिल करनी है, यानी किस डेट को क्या एक्टिविटी प्लान है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है जहाँ पे भी आप रुक रहे हो, रिकमेंडेशन का एड्रेस, नेम और एड्रेस। ये सिंपल सी चीज़ें आपको भरनी है इस फॉर्मेट में, जितने दिन भी आप स्टे कर रहे हो, जितने दिन का भी आप वीज़ा मांग रहे हो। और ये भरने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसको लगा देना है, इस वाले फॉर्म के साथ, और अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको सबमिट कर सकते हो। हाँ, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो आप ये प्लान दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर घूमो। एक बार आपको वीज़ा मिल जाए उसके बाद आप अपने प्लान्स को चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने 7 दिन का वीज़ा मांगा है और आपको 1 महीने की वैलिडिटी के साथ 14 दिन का वीज़ा भी मिल गया, तो आप पूरे 14 दिन भी वहाँ पे स्टे कर सकते हो। बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, यानी एग्ज़िट की फ़्लाइट आपको शो करनी होगी, ये ज़रूरी है इंडियंस के लिए। तो आपको अपना एग्ज़िट का प्रिपेयर करके चलना है, और होटल बुकिंग्स वगैरह। और हाँ, इमिग्रेशन पे कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कितने दिन रहोगे, कहाँ रुकोगे,
और इंटरसिटीज़ कैसे ट्रैवल करोगे। तो सिंपल सिंपल से आंसर हैं इनके। कितने दिन रुकोगे बता सकते हो, ठीक है। ट्रैवल कैसे करोगे बोल देना कि JR पास बाय कर रखा है तो बता देना, नहीं किया तो बोल देना JR पास बाय करूँगा जाके और मैं हाई स्पीड ट्रेन से ट्रैवल करूँगा। और अदर प्लान है तो वो भी आप बता सकते हो। तो ये सिंपल सा था गाइस, होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो गाइस ये था सिंपल सा प्रोसेस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, होप आपको समझ आ गया होगा पूरा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने हैं और एक सही फॉर्मेट में लगाने हैं, और फॉर्मेट आपको देखना है कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो वेबसाइट पे मैंने लिख दिया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वहाँ से भी आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने के बाद आपको सिंपली VFS के वेबसाइट पे जाके जापान के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप VFS ऑफिस जा सकते हो और वहाँ पे आप ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। और जो जापान वीज़ा की फ़ीस है वो 500 रुपये है, और वो भी रिफंडेबल। अगर आपका वीज़ा लग गया तो आपका 500 रुपये वो नहीं देंगे। अगर आपका नहीं लगा इन केस, तो जो 500 रुपये हैं वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। इसके अलावा जो VFS ऑफिस है वो एक नॉर्मल सी फ़ीस लेता है जो आपको देनी होगी। वो टाइम पे चेंज होती रहती है, तो वो अभी मैं ओरली नहीं बता रहा हूँ। वो आप VFS की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो VFS की सर्विस फीस है वो कितनी है। मोटा मोटा मैं बताऊं, अगर आप कोरियर सर्विस भी लेते हो और VFS की फ़ीस मिला के, तो 1700 1500 से 1700 रुपये में आपका ये जो वीज़ा है ये कम्प्लीटली हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। और अगर आप अच्छे से सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आप अच्छे से जापान वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको 7 से 14 दिन के अंदर जापान रिजल्ट दे देता है कि आपका वीज़ा लग गया नहीं लग गया। बाकी मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर आप अच्छे से जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो सभी प्रिपेयर करके, सभी अरेंज करके अच्छे से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो फॉर श्योर आपका वीज़ा लग जाएगा। और गाइज आपको कोई भी किसी भी तरह का फॉर्मेट डाउनलोड करना है, जैसे आइटनरी डाउनलोड करनी है, कवर लेटर डाउनलोड करना है, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आएंगे। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं। मैंने जापान की पूरी सीरीज़ डाली है कि मैं कहाँ कहाँ घुमा हूँ। और हाँ, अगर आपको आइटनरी भी देखनी है जापान की, कि आप वहाँ पे अगर जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो आप इजीली मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी जो डिटेल्स हैं काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगी कि आपको ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करना है और सारी चीज़ें कहाँ कहाँ घूमना है। और आपको डिटेल्ड आइटनरी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा वो आइटनरी का आएगा, वो आप देख सकते हैं। तो गाइज़ होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्प हुई होगी आपकी वीज़ा प्रोसेस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।